गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जीव विज्ञान 10वीं क्लास का बिहार बोर्ड का जीव विज्ञान का गेस्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो 2023 में आने वाले हैं। 15 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाली है। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, बिल्कुल आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में पोषण की प्रमुख दो विधियाँ कौन सी है? जीवों में पोषण की दो प्रमुख विधि स्वपोषण और परपोषण है। स्वपोषण और परपोषण है। स्वपोषण हरे पौधे में होते हैं और परपोषण उपभोक्ताओं में होते हैं, जंतु में होते हैं। सेकंड सवाल में दिया हूँ, हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? स्वपोषण। 3 प्रकार की परपोषण विधियों के नाम लिखें। परपोषण विधि जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है मृतजीवी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण और तीसरा है प्राणी सम पोषण। यही बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल एक आता है अलग से कि प्राणी सम पोषण किसे कहता है। वैसा पोषण जिसमें जंतु ठोस और तरल दोनों रूपों में आहार ग्रहण करता हो, वैसा पोषण प्राणी सम पोषण कहलाते हैं। जैसे हम मानव लोग, कुत्ता, बिल्ली, ये सारे हो जाएंगे प्राणी सम पोषण के अंतर्गत आएंगे, प्राणी सम पोषी जीव हो जाएंगे। प्राणी सम पोषी जीव बोले तो मानव लिखेंगे, कुत्ता लिखेंगे, बिल्ली लिखेंगे, बकरी लिखेंगे, गाय लिखेंगे, सब लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक में ही क्यों होती है? हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, जिस क्लोरोफिल कहते हैं। हरित लवक सौर ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। हरित लवक का काम है कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देना। सिर्फ हरित लवक ही ऐसा कर सकता है और उस क्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। उस संश्लेषित ग्लूकोज अणुओं में संश्लेषित हो जाता है। जो रासायनिक ऊर्जा है वह ग्लूकोज के अणुओं में बदल जाती है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण को प्रक्रिया हरित लवक में ही होती है। क्वेश्चन 5 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं? वायुमंडल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से CO2 लेते हैं, मृदा से जल और खनिज ग्रहण करते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसमें वे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और O2 उत्पाद के रूप में बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों के नाम लिखें। निगल द्वार और कंठ द्वार। ये दोनों छिद्र का नाम याद रखना है, निगल द्वार और कंठ द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? इसका उत्तर होगा हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में। वैसे क्लोरोफिल वर्णक जो है हरे तने में भी पाए जाएंगे, लेकिन पत्तियों में ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए पत्ती ही लगाना चाहिए आंसर। अगर ऑप्शन में दे रखा है हरे तने, जड़ छोड़कर अगर बाकी ऑप्शन दिया रहे कि ए और बी दोनों होगा, तो इसी परिस्थिति में हम लोग ए और बी दोनों में लगाएंगे कि जहाँ हरा आ गया समझिए उसमें क्लोरोफिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृतजीवी को क्या कहा जाता है? मृतजीवी को आप घटक कहते हैं। गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो गोबर छत्ता में मृतजीवी पोषण होता है, क्योंकि वह सड़े गले चीज़ों पे उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? पोषण की दृष्टि से जंतुओं को परपोषी कहा जाता है, यानी उपभोक्ता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो रसधानी में होती है, जिसे खाद्यदानी भी कहते हैं। मनुष्य के जीव के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? मनुष्य के जीव के ऊपरी सतह पर जो पाई जाने वाली संरचना है उसे स्वादकलियां कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है? मुख गुहा से भोजन ग्रास नली में आती है। आहारनाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? छोटी आंत कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? छोटी आंत में पूर्ण होती है। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? तो उसे सीकम कहा जाता है, सीकम। अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? रेक्टम में। कहाँ रहता है संचित? रेक्टम में। जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? 2 नंबर का सवाल आएगा। जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? तो जैविक क्रियाओं के संचालन, वृद्धि
एवं कोशिकाओं के टूट फूट को मरम्मत जैसे कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसे खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है जो पोषण की क्रिया से ही जीव प्राप्त करते हैं। इसलिए जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है। पर पोषण से आप क्या समझते हैं? पर पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप से अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। पर पोषण वैसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है, बल्कि किसी न किसी रूप से अन्य स्रोतों से प्राप्त करती है, यानी अन्य जीवों पर निर्भर करता है, चाहे वह हरे पेड़ पौधे पर करे निर्भर या जंतुओं पर निर्भर करे। उस क्रिया को परपोषण प्रक्रिया कहते हैं, और वैसे जीव को परपोषी जीव कहा जाता है। जैसे हम लोग जंतु जितने भी आए जिनमें क्लोरोफिल नहीं है, अगर हम लोग में भी क्लोरोफिल हो जाए त्वचा में, तो हमें भी ज़रूरत नहीं है भोजन के लिए किसी और जीवों पर निर्भर करें, खुद धूप में निकल जाएंगे, प्रकाश संक्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? वैसा पोषण जिसमें जीव सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है और अपना पोषण करता है, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणिसपोषी जीव किसे कहते हैं? प्राणिसमपोषी जीव किसे कहते हैं? वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे प्राणिसमपोषी जीव कहलाता है। मनुष्य में आमाशय कितने भागों में बटा होता है जी? तो उनके नाम भी लिखने के लिए कहा गया है। 2 नंबर का सवाल आएगा। मनुष्य में आमाशय 3 भागों में बटा रहता है। वो तीनों का नाम क्या है? कार्डियक, फाइलोरिक और फुंडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के क्या कहते हैं? उसे ऑक्सीशोषण कहते हैं या फिर वायवीय शोषण कहा जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? ग्लूकोज को कहा जाता है कोशिकीय ईंधन। ग्लूकोज का पाचन मुंह से ही प्रारंभ हो जाती है, मुंह में ही ग्लूकोज पच जाता है। पाचन की क्रिया जंतु में मुख से ही प्रारंभ होती है, मुख में ग्लूकोज पच जाता है। श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? जीवों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भोजन के ग्लूकोज के अणु में विखंडन वायवीय श्वसन की उपस्थिति में होता है, जिससे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है, इसलिए श्वसन जीवों के लिए आवश्यक है। श्वसन को 2 चरणों में किस आधार पर बांटा गया? किस आधार पर बांटा गया? ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है, इसलिए कोशिकीय श्वसन के आधार पर श्वसन को 2 चरणों में बांटा गया है। एक है वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। तो सवाल है कि किस आधार पर बांटी गई है? कोशिकीय श्वसन के आधार पर बांटी गई है। अगर 1 नंबर का सवाल रहे, ऑप्शन में दिया रहे, तो कोशिकीय श्वसन होना चाहिए, लेकिन जब लॉन्ग रहे 2 नंबर का सवाल है, तो आपको लिखना है कि ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है, इसलिए कोशिकीय श्वसन के आधार पर श्वसन को 2 चरणों में बांटा गया है, एक वायवीय श्वसन, एक अवायवीय श्वसन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है? तो पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण वायवीय श्वसन में होता है। श्वसन के प्रथम चरण में पाइरूवेट पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थलीय कीट तथा मनुष्य के श्वसनांग के नाम लिखें। स्थलीय कीट का श्वसन अंग है ट्रैकिया और मनुष्य का श्वसन अंग है फेफड़ा, जैसे मछली का हो जाता है गिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है? तो ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे लैरिक्स या तो उसी को स्वर यंत्र भी कहा जाता है, लैरिक्स में खुलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित रहता है? ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे। वक्ष गुहा में। मनुष्य के शरीर में फेफड़ा वक्ष गुहा में अवस्थित रहता है। नेक्स्ट सवाल है, हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है? रक्त में। हीमोग्लोबिन कहाँ होते हैं? रक्त में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर का सवाल आएगा कि लगातार दौड़ने से व्यक्ति की पेशियों में दर्द क्यों होता है? ऑक्सीजन के अभाव में व्यक्ति की पेशियों में पाइरूवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। पाइरूवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है जब ऑक्सीजन का अभाव होने लगे तो लगातार दौड़ने से पेशी कोशिकाओं में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचय से पेशियों में दर्द होने लगता है। लगातार दौड़ने से पेशी कोशिकाओं में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचय से पेशियों में दर्द होने लगता है। नेक्स्ट सवाल है
कि किण्वन किस प्रकार का श्वसन है, यह कहाँ होता है। किण्वन एक अवायवीय श्वसन है, यह कोशिका द्रव में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वास नली या ट्रैकिया क्या है, यह भी 2 नंबर का आएगा सवाल। ट्रैकिया करीब 11 cm लंबी नली है जिसका व्यास लगभग 16 मिलीमीटर का होता है। ट्रैकिया की पतली दीवार को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत से उपास्थि के बने अपूर्ण वलय क्रम से इसकी पूरी लंबाई में सजे होते हैं, वलय क्रम में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त के विभिन्न अवयवों के नाम लिखें। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ये सब क्या हैं, रक्त के अवयव हैं। रक्त किस प्रकार का उत्तक है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, जिसे बोन मैरो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त लाल क्यों दिखते हैं, आंसर लिखना होगा कि रक्त में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण रक्त लाल दिखता है, अर्थात हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन वर्णक है। मनुष्य के हृदय में 4 कौन कौन से वेश्म होते हैं, तो बायां निलय और दायां निलय, बायां आलिंद और दायां आलिंद, यानी 2 निलय और 2 आलिंद होते हैं। बायां दायां लिख ले, नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ निलय और आलिंद याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेफड़े से शुद्ध रक्त को बाएं आलिंद में ले जाने वाली रक्तवाहिनी का नाम लिखें। फुफ्फुस सिराएं ही फेफड़े से शुद्ध रक्त को बाएं आलिंद में ले जाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइलम तथा फ्लोएम में किसकी कोशिकाएं मृत होती है, तो जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है। इसका एक सवाल और आता है लघुत्तरीय में 2 नंबर या 3 नंबर का कि जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें। एक अंतर तो आप यहीं देख लिए कि जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है और फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तचाप की माप किस उपकरण से की जाती है, तो रक्तचाप ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं उसके मापने की जो उपकरण है उसको कहा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन वाहक हैं, कैसे। लाल रक्त कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोजन करने की होती है। इसके इसी विलक्षण गुण के कारण इसे ऑक्सीजन का वाहक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है रक्त पट्टिकाणु का क्या महत्व है। रक्त पट्टिकाणु जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं रक्त के थक्का बनने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 कि वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है। 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मूत्र के अवयवों की प्रतिशत मात्रा क्या है। तो मानव मूत्र में 96% जल होती है और ठोस 4% होता है। 100% हो गई और इन 4% में 2% यूरिया होती है, 2% अन्य पदार्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है। वृक्क द्वारा मूत्र निर्माण या उत्सर्जन की क्रिया के प्रथम चरण ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहलाता है। ग्लोमेरुलर एक छन्ना की तरह कार्य करता है। अभिवाही धमनिका द्वारा रक्त के साथ यूरिया या अन्य उत्सर्जित पदार्थ ग्लोमेरुलर में आता है जहां बोमेन संपुट की पतली दीवार से छनकर वृक्क नलिका में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम वृक्क क्या है। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। कृत्रिम वृक्क क्या है। कभी कभी संक्रमण, मधुमेह, उच्च रक्तचाप या चोट के कारण वृक्क क्षतिग्रस्त हो जाता है। किडनी जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है और अपना कार्य करना धीरे धीरे बंद कर देती है जिससे शरीर में आवश्यकता से अधिक मात्रा में जहरीले विकार जमा होने लगते हैं जिससे रोगी की मृत्यु हो सकती है। ऐसी स्थिति में वृक्क का कार्य एक अतिरिक्त मशीन के इस्तेमाल से कराया जाता है। यह मशीन डायलिसिस मशीन या कृत्रिम वृक्क कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फल पकाने वाले हार्मोन का क्या नाम है। एथिलीन। फल पकाने वाले हार्मोन का नाम है एथिलीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ होती है? पौधों में हार्मोन्स की उत्पत्ति स्तंभ शीर्ष, बीजों के भ्रूणपोष, जड़ों एवं तने के अग्रभाग में होता है। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की जो निर्माण होता है वह स्तंभ शीर्ष पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप हार्मोन क्या है? पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के प्रमुख तीन भागों में कितने भागों में बटा हुआ है? आंसर तो मैं 3 लिख दिया था। मानव मस्तिष्क के प्रमुख कितने भाग हैं? तो मानव मस्तिष्क के प्रमुख 3 भाग हैं। फर्स्ट है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ये 3 भाग हैं मानव मस्तिष्क के। क्वेश्चन नंबर 55 है कि मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्यों को लिखें। और मानव मस्तिष्क की संरचना बनाने के लिए भी आता है उसका फिगर। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसके द्वारा अनेक जैव कार्यों का समन्वय और नियंत्रण होता है। इसका प्रमुख कार्य आवेगों को ग्रहण करना, आवेगों का विश्लेषण करना और विश्लेषण के बाद मस्तिष्क उनकी अनुक्रिया के लिए उचित निर्देश निर्गत करता है। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं चेतना या ज्ञान के रूप में संचित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यह सबसे छोटी ग्रंथि है मानव में। पिट्यूटरी ग्रंथि कई अन्य महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, जनन किसे कहते हैं? जनन कितने प्रकार के होते हैं? वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करता है जनन कहलाता है। जीवों में जनन मुख्यतः 2 तरीके से संपन्न होते हैं, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपरागन एवं परपरागन में क्या अंतर है? स्वपरागन यह केवल उभयलिंगी पौधों में ही होता है, जैसे सूर्यमुखी। जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हो या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हो तो इसे स्वपरागन कहा जाता है। परपरागन जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हो तो इसे परपरागन कहा जाता है। ये बाहरी कारक जैसे कीट, पक्षी, वायु, जल के द्वारा संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या नियंत्रण में रासायनिक विधियों का उपयोग किस प्रकार सहायक है? यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसी विधियों में विभिन्न रसायनों से निर्मित गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग किया जाता है। जैसे रसायनों से निर्मित ऐसा क्रीम स्त्री की योनि में लगा दिया जाता है जो शुक्राणुओं को नष्ट कर देते हैं। इससे निषेचन नहीं हो पाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। गर्भ निरोधक गोलियां का इस्तेमाल कर जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाता है। ये गोलियां कृत्रिम तरीके से एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन से बनाई जाती है, रासायनिक विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक जनन संचारित रोग क्या है? उदाहरण सहित वर्णन करें। यौन संबंध से होने वाले संक्रामक रोग लैंगिक जनन संचारित रोग कहलाता है। इसे एसटीडी भी कहा जाता है। ऐसे रोग कई तरह के रोगाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, प्रोटोजोआ, ईस्ट जैसे सूक्ष्मजीवों द्वारा होते हैं। ऐसे रोगाणु मनुष्य की योनि, मूत्रमार्ग, जननांगों, मुख या गुद्दा जैसे स्थानों के नम और उष्ण वातावरण में रहते हैं, पलते बढ़ते हैं। उन व्यक्तियों में ऐसे रोगों के होने की संभावना अधिक होती है जो एक से अधिक व्यक्तियों के साथ लैंगिक संबंध रखते हैं। बैक्टीरिया जनित रोग हो गए गोनोरिया, सिफिलिस, यूरेथ्राइटिस। वायरस जनित रोग है एड्स, हर्पिस। और प्रोटोजोआ जनित रोग है ट्राइकोमोनिएसिस। तो ये जो 3 पॉइंट मैं दिया हूँ इससे अलग क्वेश्चन भी बनती है कि बैक्टीरिया जनित रोग जो लैंगिक जनन है संचारित रोग है उसमें आ गए गोनोरिया, सिफिलिस और यूरेथ्राइटिस। वायरस जनित रोग है एड्स हो गए, हर्पिस हो गए। जैसे क्वेश्चन रहेगा कि एड्स किससे उत्पन्न होता है तो वायरस से होता है। ट्राइकोमोनिएसिस प्रोटोजोआ से होता है।
ये सारे मैंने इंपॉर्टेंट सवाल करवाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे आप याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे बढ़िया से ढंग से। आने वाले हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम में 2023 में, जो 15 फरवरी 2023 को होने वाली है, उसके लिए सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।